देखो अभी तक हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है तो उसमें लीनियर फैक्टर्स तो होते थे लेकिन वो होमोजीनियस थे, ठीक है ना। अभी यहां पे जो हम लीनियर फैक्टर्स पढ़ेंगे वो नॉन होमोजीनियस होंगे। नॉन होमोजीनियस मतलब यह है कि इसमें हर एक टर्म में डिग्री सेम नहीं होगी, ठीक है ना। लीनियर फैक्टर का मतलब यह है कि डी और डी डैश की पावर 1 होगी, लेकिन उसमें कोई ना कोई टर्म कांस्टेंट भी होगी जिससे वो लीनियर होगी, होमोजीनियस नहीं होगी, ठीक है, नॉन होमोजीनियस होगी। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, हमें एक ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी सॉल्व करने के लिए जो नॉन होमोजीनियस होगी। नॉन होमोजीनियस का मतलब यह है कि फैक्टर्स में हर एक टर्म में डिग्री सेम नहीं होगी, नॉन होमोजीनियस। लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन का मतलब यह है कि डी और डी डैश की जो पावर है वो 1 होगी, ठीक है, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट्स होंगे वहां पे कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो जब हम यहां पे लीनियर फैक्टर्स करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर बनाएंगे इसमें, तो वहां पे डी और डी डैश की पावर तो 1 होगी जिससे कि वो फैक्टर लीनियर बनेगा, लेकिन उसमें कांस्टेंट टर्म भी होगी जिससे कि वो नॉन होमोजीनियस भी बनेगा, ठीक है ना। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें हम जो फैक्टर्स करते थे वो लीनियर होने के साथ साथ होमोजीनियस भी थे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर है, होमोजीनियस नहीं है। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसको डिस्कस करेंगे। यहां पे एग्जांपल के लिए ये हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है और यहां पे इसमें अगर आप फैक्टर्स देखोगे, देखो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है और ये एक फैक्टर ये है। कितने टोटल फैक्टर है यहाँ पे, मैंने डॉट लगा रखे है ना बीच में, मतलब फैक्टर चलते रहेंगे। टोटल कितने फैक्टर है, यहाँ पे n लिखा है ना, तो टोटल n फैक्टर्स यहां पर हैं। अब एक फैक्टर को चेक करो, पहले वाले को, उसको, इसमें d की पावर 1 है, d डैश की पावर 1 है और यहां पे एक कांस्टेंट है, तो यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे कांस्टेंट होने का मतलब यह है कि यहां पे पावर 0 है, ठीक है ना। तो यहां पर 1, यहां पर 1, लेकिन यहां पर d और d डैश नहीं है, इसका मतलब यहां पे पावर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। तो ये नॉन होमोजीनियस, ये भी नॉन होमोजीनियस, ये भी नॉन होमोजीनियस और ये भी नॉन होमोजीनियस है। क्यों, क्योंकि डी और डी डैश के साथ में कांस्टेंट टर्म भी है, कांस्टेंट टर्म अगर है तो वहां पे डी और डी डैश की पावर क्या होगी, 0 होगी। तो यहां पे 1 है, यहां पे 1 है, लेकिन यहां पे पावर 0 है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस, यहां पे एक लीनियर फैक्टर है। लीनियर क्यों कहा, क्योंकि डी और डी डैश की पावर 1 है तो लीनियर है। यहां पे डी और डी डैश के साथ में कांस्टेंट टर्म भी इसमें ऐड हो रखी है, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस लीनियर फैक्टर है। यहां तक क्लियर है। और यहां पे इसकी राइट हैंड साइड को देखो 0 है। अगर राइट हैंड साइड यहां पर 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना नहीं पड़ेगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पे 0 आएगा तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की प्रैक्टिस यहां पे करेंगे हम। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसकी ये वाली साइड 0 नहीं होती तो यहां पे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 नहीं होता, फिर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ता और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ही ऐड करके ही हम जनरल सॉल्यूशन बना सकते थे। जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन बना सकते थे, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करके ही कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसका जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे हम। जनरल सॉल्यूशन मैंने पहले बता दिया आपको कि राइट हैंड साइड यहां पर 0 होने की वजह से पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा, उसको हमें नहीं निकालना, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहां पे सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब z की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, z ही यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, क्योंकि मैं बता चुका पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये लीनियर फैक्टर्स हैं, हर एक फैक्टर के लिए एक टर्म लिखेंगे हम। पहले तो इस वाले के लिए देखो, यहां पे -m1 है, यहां पे -k1 है, ठीक है। तो जो -k1 है, अगर यहां माइनस है तो आप प्लस लिखोगे और प्लस है तो माइनस लिखोगे, अपोजिट साइन लिखना है, ठीक है। अगर यहां प्लस है तो क्या लिखोगे, माइनस, और यहां पे माइनस है तो लिखोगे प्लस। तो यहां -k1 है तो यहां पे लिखोगे e की पावर k1x, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे d को आप रिप्लेस कर दो y के साथ, d डैश को रिप्लेस कर दो x के साथ। यहां -m1 है तो यहां पे लिखोगे +m1, ठीक है ना। d को हम क्या लिखेंगे y, d डैश को क्या लिखेंगे x, और -m1 को हम रिप्लेस कर देंगे प्लस में। अगर माइनस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये वाले टर्म लिख दी। अब इस वाले फैक्टर के लिए लिखेंगे, -k2 है तो यहां पे लिखेंगे e की पावर +k2x। यहां माइनस है तो यहां प्लस लिखेंगे, इसके लिए y लिखेंगे,
इसके लिए हम x लिखेंगे, तो y प्लस ये हो जाएगा y प्लस m2x, y प्लस m2x। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, माइनस k3 है तो यहां पे लिखेंगे e की पावर प्लस k3, यहां इसके लिए लिखेंगे y, इसके लिए लिखेंगे हम क्या x, और यहां माइनस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग अगर यहां पे इस्ट के लिए हम लिखें इसको, तो यहां माइनस k है, माइनस kn है तो यहां पे लिखेंगे प्लस knx, और यहां पे लिखेंगे y, माइनस है तो प्लस लिखेंगे mn, और यहां पे इसके लिए लिखेंगे x। तो ये तरीका है, अगर कोई लीनियर फैक्टर्स हमारे पास हो, लीनियर फैक्टर्स हो, ठीक है ना, और नॉन होमोजीनियस हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो, तो इस टाइप से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे बात ये आती है कि अगर ये लीनियर फैक्टर्स जो हमने लिखे हुए यहां, अगर ये रिपीट हो जाए, रिपीट 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अगर इस तरह से रिपीट होते हैं, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में कैसे निकलेगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहां पे क्या किया, इस वाले फैक्टर को 2 बार रिपीट कर रखा है। ठीक है, इस वाले फैक्टर को हमने 2 बार रिपीट कर रखा है, यहां पे 3 बार रिपीट कर रखा है, ऐसे 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये 2 बार रिपीट हो जाए तो हम यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। अगर ये वाली साइड 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन होगा, मतलब z होगा। ठीक है, z की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो नॉर्मली इसके लिए आप लिखो, इसको लिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे +3 है तो लिखेंगे e की पावर -3x, 5 यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 2x। अब अगर रिपीट हो रखा है, ठीक है ना, तो रिपीट होने में क्या करेंगे हम, यहां पे एक्चुअल में यहां पे हमने मल्टीप्लाई की, यहां पे x की पावर 0 से, यहां पे x की पावर 0 से मल्टीप्लाई की, तो यहां पे x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 0 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 1 से, और e की पावर -3x को सेम लिखेंगे, इस वाले फंक्शन को चेंज कर देंगे, यहां 5 है तो यहां 5 लिख देंगे, और y प्लस 2x को सेम लिख देंगे। यहां पे कितनी बार रिपीट थे, 2 बार, 2 बार है तो x की पावर 1 तक जाना है, अगर 3 रिपीट होंगे तो x की पावर 2 तक जाना पड़ेगा, अगर 4 बार रिपीट होंगे तो x की पावर 3 तक जाना पड़ेगा, और इसमें अगर ये लीनियर फैक्टर्स 5 बार रिपीट हो जाएं तो x की पावर 4 तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे यहां पे 3 बार रिपीट है तो x की पावर कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। ठीक है, तो पहले अब क्या करेंगे, यहां पे देखो ये +3 है तो यहां पे लिखेंगे e की पावर -3x, यहां पे हमने लिखा 5, यहां इसके लिए लिखेंगे y, माइनस का प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा 2x, तो ये आएगा y प्लस 2x, y प्लस 2x। अब क्या करेंगे, अब यहां पे मल्टीप्लाई किससे कर रखी है हमने, मल्टीप्लाई कर रखी है x की पावर 0 से, फिर यहां पे x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फंक्शन को चेंज कर देंगे, यह फंक्शन चेंज कर देंगे और y प्लस 2x को सेम लिखेंगे, यहां पे x की पावर 0 से, यहां x की पावर 1 से, यहां पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और a की पावर -3x को लिखेंगे, ये फंक्शन चेंज कर देंगे, y प्लस 2x को सेम लिखेंगे, y प्लस 2x, y प्लस 2x, y प्लस 2x यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है, फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर रिपीट कितनी बार हुए, 3 बार, 1 2 3, 3 बार रिपीट हुए। अगर ये 3 बार रिपीट होंगे तो हमें x की पावर 2 तक जाना पड़ेगा, अगर यही फैक्टर्स हमारे पास 4 बार रिपीट होते तो हम x की पावर 3 तक जाते। ठीक है ना, और आर्बिट्रेरी फंक्शन भी उसमें उतने ही आएंगे, जैसे इसमें ये लीनियर फैक्टर कितनी बार रिपीट हुए, 3 बार, तो आर्बिट्रेरी फंक्शन भी हमारे पास 3 ही है, 5 1 5 2 5 3। ये क्लियर हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने का तरीका है अगर हमारे लीनियर फैक्टर्स इस टाइप के होंगे तो। ये क्लियर है, देखो यहां पे एग्जांपल ये है r प्लस 2s प्लस t प्लस 2p प्लस 2q प्लस z इज इक्वल टू 0, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इनकी नोटेशन में पहले बता चुका, r का मतलब होता है del 2z बाय del x2, s का मतलब होता है del 2z बाय del x del y, t का मतलब होता है del 2z बाय del y2, p होता है del z बाय del x, q होता है del z बाय del y, और यहाँ पे z सेम लिखा। अच्छा, x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसको बोलते हैं d, और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं d डैश। तो यहाँ पे del 2 बाय del x2 को हम लिखेंगे d2, और del 2 बाय del x del y को लिखेंगे d डैश, और del 2 बाय del y2 को लिखेंगे d डैश स्क्वायर। यहाँ पे del बाय del x को लिखेंगे हम d, और del बाय del y को लिखेंगे हम d डैश, और z को क्या करेंगे, z को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है ना, ये d प्लस d डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब होल स्क्वायर का मतलब यह है कि ये जो लीनियर फैक्टर है ये यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है, क्योंकि पावर कितनी है 2, इसका मतलब रिपीट कितनी बार हुआ, 2 बार। ठीक है ना, ये 2 बार रिपीट हुआ है, पावर 3 होगी तो 3 बार रिपीट होगा। इसकी राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन होगा।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रिपीटेड वाले केस में देखेंगे हम। यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर रिपीट हुआ 2 बार, तो यहाँ पे देखो ये है आपका 1d प्लस 1d डैश प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर माइनस 1x यानी माइनस x, e की पावर माइनस x, यहाँ पे लिखेंगे 5 1, यहाँ d को हम क्या लिखेंगे y, यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ d डैश को क्या लिख देंगे x, तो ये बन जाएगा y माइनस x। अब रिपीट वाले केस में क्या करते हैं, इसकी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस x लिखेंगे, इस फंक्शन को चेंज कर देंगे, 5 1 है तो 5 2 कर देंगे, y माइनस x को हम सेम लिखेंगे। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये निकला है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही यहाँ पे सॉल्यूशन भी होगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 थी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। हमने एक फैक्टर्स का ये बना दिया, एक फैक्टर ये बना दिया। ठीक है, अब ये वाला फैक्टर तो चलो आपका ये होमोजीनियस है, लेकिन ये वाला फैक्टर होमोजीनियस नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस वाला केस बना। हम इसमें क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, यहाँ d माइनस डी डैश के साथ में 0 प्लस कर देंगे, जैसा k1 था ना उसके अंदर, तो k1 k2 k3 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसको हमने सेम लिखा। ठीक है, राइट हैंड साइड 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है, उसको हमें नहीं निकालना, हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे z आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पे अगर 0 है इस वाले फैक्टर के लिए सॉल्व करेंगे, पहले 0 है तो e की पावर 0x लिखेंगे हम, यहाँ पे 5 1 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इसको y, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, इसको यहाँ पे x लिख देंगे। ठीक है, प्लस इसके लिए क्या करेंगे, प्लस 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1x यानी x, फिर फंक्शन चेंज हो जाएगा, 5 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 2, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे y, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे इसको x। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल दिया। e की पावर 0 को 1 कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 5 1 y प्लस x और प्लस e टू दी पावर माइनस x, ये 5 2, ये y माइनस x, और यही आपका इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये जिसको सॉल्व करना है हमें, इसमें 3 फैक्टर हैं, d d डैश और एक ये है। तो पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखते थे हम, d है ना, ये d को हम कैसे लिख सकते हैं, d माइनस यहाँ पे लिखेंगे 0 d डैश और माइनस 0, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसको d डैश को कैसे लिखेंगे हम, इसमें d नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0d और माइनस कितना आएगा, ये माइनस भी इसको प्लस लिख लेंगे 0, ये आएगा आपका d डैश, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया हमने, इसको हम सेम लिखेंगे, ये आएगा आपका d माइनस, ये आएगा 2d डैश और माइनस 3z इज इक्वल टू कितना 0। अब हम देखो यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड 0 होने की वजह से पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका 0 आएगा, उसको हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन भी होगा, तो कैसे निकालेंगे, इस वाले फैक्टर के लिए लिखते हैं पहले इसको। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 0x, और यहाँ पे लिखेंगे 5 1 जो फंक्शन है, आर्बिट्रेरी फंक्शन 5 1, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम y, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0x, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे हम, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे e की पावर 0x, फिर आएगा 5 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो इसके लिए ये आएगा आपका 0y, तो 0y मतलब 0 ही लिख देंगे इसको, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, d डैश को क्या लिखेंगे x लिखेंगे इसको। अब इसके लिए लिखेंगे, ये आएगा आपका प्लस, ये माइनस 3 है तो e की पावर प्लस 3x लिखेंगे, 5 2 आ चुका तो यहाँ पे 5 3 लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे y, और माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लिखेंगे, आएगा आपका 2x, है ना। अब तीनों फैक्टर हो चुके, इसके लिए हमने ये लिख दिया, इसके लिए ये लिख दिया, इसके लिए ये लिख दिया, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे जितना हो सकता है। ठीक है, e की पावर 0 1 हो चुका, 0x 0 हो चुका, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा 5 1 y, और प्लस e की पावर 0 कितना हो चुका 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस x, ये आएगा 5 2 माइनस x, फिर यहाँ पे लिखेंगे इसको प्लस e टू दी पावर कितना 3x, और यहाँ पर ये आएगा 5 3 y प्लस कितना 2x। तो इस तरह से यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।